नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में 3 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। शराब पर लगेगा सेस। एकल आवास के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर होगा नक्शा मंजूर। मुख्यमंत्री धामी का टनकपुर दौरा। आजीविका सरस मेले का किया शुभारंभ। 28 मार्च तक होगा आयोजन। देश के 11 राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह ने लगाए 200 से ज्यादा स्टॉल्स। उत्तराखंड के भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी ने गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां। प्रदेश में चल रही कई योजनाओं से कराया अवगत। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का धामी सरकार पर निशाना। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मैदानों में चली शीतलहर। आगामी 24 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। तीन दिवसीय ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। 19 राज्यों की टीमों ने लिया था भाग। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले मंजूर किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। जिसमें यह निर्णय हुआ कि जो एकल आवास है, किसी अप्रूव्ड लेआउट के एरिया में किसी ने एक घर बनाना है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेस पे ही उसको अनुमति मिल जाएगी। वो अपना नक्शा सेल्फ सर्टिफिकेट के साथ जमा करा देगा। अगर 7 दिन में प्राधिकरण से कोई आपत्ति नहीं आती तो उसको स्वतः अप्रूव्ड माना जाएगा। वो अपना घर बनाना शुरू कर देगा। ये एक सरलीकरण की दिशा में काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। गोवंश संरक्षण के लिए और महिला कल्याण के लिए और खेलकूद के लिए 1 रुपये प्रति बोतल प्रत्येक पे अतिरिक्त ऐसे कुल 3 रुपये से इसका प्रावधान किया गया है। खेलकूद महीना कर रहे हो। गोवंश संरक्षण कुल मिला के 3 रुपये प्रति बोतल शेष रहेगा ये अतिरिक्त। और जो पूर्व में हमारी आवंटित दुकानें थी उसका विदेशी मदिरा के मामलों में 10% और देसी मदिरा के मामलों में 15% की पूर्व जो उनका निर्धारित राजस्व था उस पर वृद्धि कर उसका नवीनीकरण प्रस्ताव पास किया गया। कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड में शराब सस्ती होगी। प्रति बोतल 3 रुपए सेस लिया जाएगा। एकल आवास के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर नक्शा मंजूर होगा। कोसी, दाबका, गोला और नंधौर में वाहन स्वामियों के लिए फिटनेस के नियम में शिथिलता दी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अपनी विधानसभा चंपावत के टनकपुर नगर पहुंचे। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। इसके बाद सीएम टनकपुर के श्री बांके बिहारी खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां सीएम ने सर्वप्रथम खाटू श्याम बाबा के मंदिर में माथा टेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने टनकपुर से राजस्थान के श्री खाटू श्याम मंदिर यात्रा के लिए बस सेवा का पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ कर शुभारंभ किया। जिसके बाद सीएम टनकपुर से आयोजित हो रहे आजीविका सरस मेला स्थल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय समाज सेवियों और पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सीएम का स्वागत किया गया। टनकपुर में आयोजित किए जा रहे आजीविका सरस मेले में देश के 11 विभिन्न राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह द्वारा लगभग 200 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें सभी राज्य के स्थानीय और सांस्कृतिक उत्पादों को रखा गया है। सरस मेले का आयोजन 19 मार्च से 28 मार्च तक किया जाएगा।
उत्तराखंड के रुड़की में नगर निगम के बाहर व्यापारियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रुड़की के एमएनए कार्यालय का घेराव किया और कहा कि इतना ज्यादा यूजर्स चार्ज रुड़की की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी बात को लेकर सोमवार को काफी देर तक एमएनए कार्यालय के बाहर लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद एमएनए ने कहा कि जल्द ही रुड़की की तमाम व्यवस्थाओं को सही कर दिया जाएगा, जिसके बाद ही यूजर्स चार्ज लगाया जाएगा। जिसके बाद आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। करने से उसमें हमने जो है यहाँ के मेयर गौरव गोयल से ये जानना चाहा, जो आपने यूज़र चार्जेस लगाए हैं वो किस लिए लगाए हैं। ये आपने एक जो गलत अपना निर्णय लिया लोगों से अवैध वसूली करने का, ये किस वजह से है। यूज़र चार्जेस का मतलब क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रुड़की शहरवासी को कोई आप सुविधा दे रहे हैं, उसके आप पैसे वसूल कर रहे हैं। आप कूड़ा निस्तारण का कार्य कर नहीं रहे हैं, कूड़ा निस्तारण हो नहीं रहा है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जगह जगह जल भराव है। और आपने एक कानून तोड़ दिया, कहने लगे 200, 500, 1000 रुपये आप लेंगे। आपने अपनी मर्जी से लोगों के शोरूम बना दिए। संख्या में लोग एकत्र हुए थे, जिनमें उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि जब तक सुविधाएं हमें पूरी नहीं मिलती तब तक हम यूजर चार्ज नहीं देंगे। उस संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सुविधाएं लगातार नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। कमियां हैं, इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, कमियां हैं और उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों में नगर निगम क्षेत्र में 15 गाड़ियां बढ़ाई हैं, लोगों को बढ़ाया जा रहा है और सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने उनको आश्वस्त किया है कि अगले 2 दिन में आपकी जो शिकायतें हैं सभी का निस्तारण। कोटद्वार बाईपास का विरोध लगातार जारी है। बाईपास के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही एनएच प्रशासन को बाईपास निर्माण करने का विरोध कर रहे हैं। वहीं मामले में अब स्थानीय प्रशासन दोबारा परीक्षण करने की बात कह रहा है। दरअसल कोटद्वार से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 534 को बाईपास बनाकर शिफ्ट किया जा रहा है। योजना के तहत कोटद्वार के लालपानी, नाथुपुर, बिशनपुर, जीतपुर, रतनपुर, ग्रास्टनगंज गांव की कई एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है, जिसमें सैकड़ों मकान हटाए जाएंगे। ऐसे में अब ग्रामीणों ने बाईपास का विरोध शुरू कर दिया है। देखिए, आज धरने का प्रोग्राम तो वैसे नहीं था। हमारा प्रोग्राम था, अपर जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आने वाले थे और जो कोटद्वार बाईपास का जो सर्वे हुआ है लालपानी बिशनपुर सने क्षेत्र से, उसके संदर्भ में आज उनसे मुलाकात करनी थी। क्योंकि अभी भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 3G कि हाईवे इधर से जाएगा वो, और उसी संदर्भ में ऐसा था कि जिन लोगों के वहाँ पर मकान है, जो पट्टे वाली ज़मीन पर मकान बना कर रह रहे हैं, उन लोगों के उस नोटिफिकेशन में नाम ही नहीं है। उनको मुआवजा किस प्रकार मिलेगा, कैसे सेटलमेंट करेंगे, एक तो उस बारे में हमें जानकारी लेनी थी। देखिए, एनएच बाईपास को लेकर मेरा ये कहना है कि ये एक प्रकाशन हो चुका है और उसके पश्चात पीढ़ी का ही प्रकाशन हो चुका है। अभी कुछ जगह क्या चीज़ें एक्चुअल स्थिति क्या क्या हैं, किसके कितने बिट्स जा रहे हैं, जमीन चौहदी कितना उठा रही है, इसके बारे में समय से एक बार उसकी जाँच की जानी है। सीमांत घाटी का एक ऐसा गांव जिस गांव का नाम तोलमा गांव है। आपको बता दें कि तोलमा गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह गांव सुराही थोटा गांव के अंतर्गत आता है। तोलमा गांव तक जाने के लिए वर्षों पहले आधा अधूरी सड़क निर्माण कार्य किया गया था, जो कि कई वर्षों से आज तक नहीं बन पाया है, जिस कारण आज भी तोलमा गांव के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आपको बता दें, जो आधा अधूरी सड़क बनी हुई है वह कई जगह पर बाधित हो चुकी है, जिस कारण स्थानीय ग्रामीणों को पैदल आवाजाही करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग जान हथेली पर रखकर अपने गंतव्य तक जाने के लिए मजबूर हैं। सीमांत घाटी का एक ऐसा दूरस्थ गांव माना जाता है जिस गांव का नाम तोलमा गांव है। आपको बता दें कि तोलमा गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। बड़ी बात तो यह है कि तोलमा गांव तक जाने के लिए विगत कुछ वर्ष पहले कच्ची सड़क जैसी सुविधा पहुंचा दी गई थी, लेकिन कच्ची सड़क निर्माण कार्य पूरा आज तक नहीं हो पाया है, जिसके चलते आज भी तोलमा गांव के स्थानीय ग्रामीण मिलों पैदल चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं तोलमा गांव के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव के आधा अधूरी सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। आपको बताते चले कि तोलमा गांव के स्थानीय ग्रामीण यदि
कोई बीमार होता है तो तोलमा गांव के स्थानीय ग्रामीण अपने बीमार व्यक्तियों को डंडी कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशी। हल्द्वानी में लगभग 1.5 वर्ष पुरानी रंजिश के चलते मामला इतना बड़ा कि हल्दचौड़ के पक्ष ने हल्द्वानी निवासी दूसरे पक्ष के एक युवक का अपहरण ही कर लिया। इतना ही नहीं, अपहृत युवक को टांडा जंगल में लगभग 5 से 6 घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि युवक की बहन की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबिश दी और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही एक अभियुक्त जिसका नाम नीरज ठाकुर है वह फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। पेट्रोल पंप है, नरोला पेट्रोल पंप, उसके पास उसके जो पीछा करने वाले लोग थे 2 बाइक में आए हुए थे। एक बाइक में 3 व्यक्ति थे और दूसरे बाइक में 2 व्यक्ति थे। उनके द्वारा उससे छीना झपटी की गई और उसको जबरन गाड़ी में बिठा के उसको टांडा जंगल की तरफ ले गए। उसके बाद जब ये पुलिस के पास सूचना आई तो पुलिस ने गहन टीम बना के 3 टीम बना के इसमें गहनता से कॉम्बिंग की गई जंगलों में। लगभग कितने बजे के आसपास की बात रही? ये लगभग दिन के 11:15 के आसपास की घटना है। इसमें अभी फिलहाल 4 लोग बरामद हुए हैं, जिसमें से 3 हमारे बालिग बच्चे हैं, लड़के हैं, और 1 नाबालिग लड़का है। बाकी इसमें लगभग 5 या 6 घंटे तक इसको वहाँ पे हमने 5-6 घंटे बाद हमने जंगलों से इसको बरामद किया है। इसको बांधक बना के मारपीट की गई है, जिसमें मारपीट के निशान इसके शरीर में दिख। यूपी और बिहार में सेवा दे रहे उत्तराखंड के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आदेश का अनुपालन न करने वाले शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित शिक्षकों के साथ ही इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई शिक्षक पिछले 14 साल से अधिक समय से विभिन्न राज्यों में तैनात हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रतिनियुक्ति पर राज्य से बाहर जाने वाले ने कार्मिक विभाग के शासनादेश का उल्लंघन किया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे मनोरंजन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। लक्सर के खानपुर के ब्राह्मणवाला उर्फ टांडा जलालपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को सार्वजनिक जमीन पर लगाने को लेकर गांव में तनाव के हालात बन गए हैं। हालात बिगड़ते देख मामले की सूचना प्रशासन को दी गई। वहीं सूचना पर पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे एसडीएम गोपाल राम बेनवाल और सीओ मनोज ठाकुर ने लोगों के कड़े विरोध को झेलते हुए बड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया और सार्वजनिक भूमि से मूर्ति को हटवा दिया। जलालपुर उर्फ बामनवाला में एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को सार्वजनिक जमीन पर लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया में भी इसका प्रचार प्रसार किया था। उसको लेकर के यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग और दूसरा जो यहाँ पर सवर्ण वर्ग था, उनके बीच में आपसी थोड़ा विवाद सा उत्पन्न हो गया था, जिसको लेकर के यहाँ पर पूरे पुलिस फोर्स के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और गाँव वालों से आपसी सहमति बना करके सार्वजनिक स्थान से मूर्ति को हटा दिया गया है और मूर्ति को जो गाँव के लोग हैं उन्हीं की जिनके द्वारा लगाया गया था उन्हीं की सुपुर्दगी में दिया गया है। रुड़की पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने 2023-24 के बजट की उपलब्धियों से प्रेस के माध्यम से अवगत करवाया। वहीं उन्होंने प्रदेश में और भी चल रही कई योजनाओं से अवगत करवाते हुए कहा कि भाजपा ही एक ऐसी सरकार है जो सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलती है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में पेश किया गया बजट किसानों के साथ साथ आमजन के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। जो 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है इस बजट का, और साथ ही साथ जिस तरह से धामी जी के नेतृत्व में ये बजट प्रस्तुत किया गया, इस बजट में पूरे प्रदेश के सभी वर्गों का
और सभी क्षेत्रों का विशेष करके ध्यान रखा गया, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और साथ साथ युवाओं को के रोजगार को लेकर ये बजट में को देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता कर बजट सत्र को लेकर सरकार पर जुबानी हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, ममता राकेश, अनुपमा रावत सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। यशपाल आर्य ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में 5 दिन का बजट सत्र तय हुआ था, लेकिन समय से पहले ही सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। सत्र के दौरान नियमों की अनदेखी की गई। सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर सके। पूर्व बजट में सरकार द्वारा जो धनराशि विभागों को दी गई उसका केवल 40% ही खर्च हो पाया, जो कि अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को विकास कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। आज प्रदेश में नौकरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। राज्य में आय के संसाधन कैसे जुटाए जाए, इसका कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। जिससे कि जो हमारे प्रदेश के महत्वपूर्ण विषय हैं, जन मुद्दे हैं, जो जनता से सीधे जुड़े हुए सवाल हैं, उसको हम सदन में अपने हमारे माननीय सदस्यगण हम मिलकर उठा सकें। लेकिन सरकार बचना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि वो सवाल, वो मुद्दे जो आज के लिए बहुत ही ज्वलंत हैं, गंभीर हैं, बहुत संवेदनशील हैं, कि सत्ता पक्ष के खिलाफ हम अपनी आवाज को मुखर करें। सरकार ने विधानसभा अध्यक्षा को जो बजट सत्र की अवधि के परिप्रेक्ष्य में अपना पत्र भेजा था, उसमें 18 तारीख तक बजट सत्र चलने की बात कही गई थी। लेकिन सत्र जो अगर मैं कहूं मात्र 3 दिन चला करके सरकार ने इतिश्री करने का काम किया। जिस घटना का उल्लेख अभी आदरणीय यशपाल आर्य जी ने किया, जो हमारा निलंबन था, आदेश चौहान जी की जो प्रस्ताव था विशेषाधिकार हनन का, उस पर पीठ से जब विनिश्चय आ रहा था, उस विनिश्चय में कुछ त्रुटियां थी। देहरादून की एकमात्र शुगर मिल डोईवाला का देर शाम को उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के प्रबंध निदेशक उदयराज सिंह ने निरीक्षण किया और इस बार चीनी की रिकवरी शानदार आने पर मिल के ईडी और कर्मियों की सराहना की गई। उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के प्रबंध निदेशक रविवार को देर शाम 8 बजे डोईवाला शुगर मिल पहुंचे और मिल परिसर, ऑफिस, बॉयलर, स्टीम बॉयलर सहित मशीनों का जायजा लिया और चीनी उत्पादन का रिकॉर्ड भी चेक किया। इस बार पेराई सत्र में किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई, जबकि मिल का संचालन भी बहुत शानदार तरीके से हुआ, जिस कारण किसानों ने साफ सुथरा गन्ना मिल को सप्लाई किया, जिसका नतीजा चीनी का उत्पादन बढ़ा और शानदार रिकवरी आई। आज जो शुगर मिल का मेरा निरीक्षण और भ्रमण था, मुझे सबसे पहले तो ये देखना था कि मैं जब चीनी मिल शुरुआत में तैयार हो रही तब मैंने भ्रमण किया था और कई चीज़ों का, नई चीज़ों का करने के लिए मैंने निर्देश दिया था और मॉनिटरिंग तो मैं बराबर करता रहता हूँ जीएम साहब से या जो चीफ केमिस्ट हैं यहाँ या चीफ इंजीनियर। बट आज चूँकि मुझे समय मिला तो मैंने कहा कि एक बार चल के मैं औचक रूप से भी देख लूँ कि मिल की पोजीशन क्या है, गन्ना किसानों की स्थिति क्या है, गन्ना कितना आ रहा है, क्रशिंग की पोजीशन क्या है, रिकवरी की पोजीशन क्या है, हमारे प्लांट का यूटिलाइजेशन जो है उसकी स्थिति क्या है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर अभी मैंने आते ही मैंने एक भ्रमण करके और अपने अधिकारियों से वार्ता करके हर चीज़ों की जानकारी लिया। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरठेड़ी से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां नाबालिग पुत्र और उसके पिता ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर्स ने पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना भगवानपुर पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण की पत्नी की 2 सप्ताह पहले हार्ट अटैक आने से देहांत हो गया था, जिससे ग्रामीण मानसिक तनाव से चल रहा था। वहीं आत्महत्या को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। टेंशन में उनकी वाइफ पहले 1.5-2 महीना पहले गुजर गई थी और अब इसकी टेंशन में अपना आप भी कर लिया, बच्चे को भी। मजदूरी है अपनी। क्या है भाई, ये नहीं कह सकते हम घर पे। ये सराड़ी सर खड़ी के रहने वाले हैं, बाप बेटा है, एक बच्चा है जो शिवम जिसकी उम्र 14 साल है और एक बाप है जिनका नाम है जोगिंदर, उनकी उम्र लगभग 40 साल है। उन्होंने कल कोई जहरीला पदार्थ खाया है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उत्तरकाशी में खड़ी चढ़ाई, ऊपर आसमान से गुनगुनी धूप के साथ बरसते बादल के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। यह दृश्य देखने को मिला उत्तरकाशी जनपद की सबसे पौराणिक यात्रा पंचकोसी यात्रा में। यहाँ पर यात्री जैसे ही यात्रा के मुख्य पड़ाव वरुणावत शिखर के टॉप पर स्थित ज्ञानजा गांव के ज्ञानेश्वर महादेव और ज्वाला माता के मंदिर में पहुंचे तो वहां पर श्रद्धालु गढ़वाली भजनों पर जमकर झूमे। तो यात्रा के दौरान ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत और भाजपा नेता जगमोहन रावत ने भी श्रद्धालुओं और ग्रामीणों के साथ रासो तांदी पर जमकर झूमे। जो हमारे श्रद्धालु उनकी सेवा में लगे हैं, पर उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये भी मैं पहले भी मैं पर्यटन मंत्री जी से मिली, फिर भी मैं बात करूँगी कि जो ये हमारे पंचकोसी वारुणी यात्रा है, ये हमारी यात्रा है, जो ये हमारी पौराणिक प्रसिद्ध यात्रा है, ये हमारे राष्ट्रीय घोषित होनी चाहिए। ये जो पंचकोसी वारुणी यात्रा है, ये इसका जो उल्लेख है वो स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है और कहा जाता है कि इसको वारुणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वर्णावत पर्वत है उसके तलहटी में बाबा काशी विश्वनाथ बसे हुए हैं और ये वर्णावत पर्वत है। ये कहा जाता है कि शिव की जो सभा थी वो यहाँ पर आयोजित होती थी और यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता एकत्रित होते थे, इसलिए जो भी इस यात्रा को करता है इस यात्रा से उन्हें 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती है। हमारे लिए जो है इस बार मैंने प्रमुख जी से भी कहा कि हमको भी जो है इस यात्रा में जाना चाहिए। वास्तविक जो यात्रा है ये पर्यटन की दृष्टि से भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भी हमने जो है पर्यटन मंत्री जी से निवेदन किया था कि ये उत्तरकाशी जनपद की यात्रा जो है बरुणा घाटी की यात्रा है, ये यात्रा जनपद स्तर में नहीं बल्कि उत्तराखंड स्तर में ये घोषित हो, इसके लिए जो अलग से पैकेज। उत्तराखंड में बीते दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक और जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश तो मैदान में ठंडी हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई है। वहीं सोमवार को भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटे के दौरान देहरादून के साथ ही उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की आशंका है। बीस तारीख में जो है फिर से आप देखें कि ज़्यादातर जगहों में या अनेक जगहों तक में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की से मध्यम वो रहेगी। 21 तारीख में भी थोड़ी कम हो जाएगी एक्टिविटी, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि जो है कुछ जगहों में जो है हल्की मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो रहने वाली है। तो साथ ही आप देखेंगे जो बर्फबारी है वो भी हमारे जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं तो उनमें बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। और जो बाकी क्षेत्र हैं तो उनमें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें कहीं लाइटनिंग है या फिर हेल है, ओलावृष्टि है, वो अभी ये 2-3 दिन जो है इनके दौरान जो है कहीं कहीं पर वो भी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।